Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration 4. यहाँ पे करना क्या है, एनालाइज करना ट्रांजैक्शंस को एंड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नाउ डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, हम लोग जो ट्रांजैक्शन समझे थे, हर एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट एक क्रेडिट आ रहा था. इस तरीके से जब हम लोग एक डेबिट एक क्रेडिट दोनों साइड दोनों एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग को, डेबिट हो और क्रेडिट हो, दोनों साइड को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. एक और होता है सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री में क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ खाली मेजर मेजर ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ मुझे डेटर्स का बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, डेटर्स हो गया या आपका क्रेडिटर्स हो गया या आपका कैश हो गया, ये सब मतलब कुछ कुछ खाली कुछ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ही मेंटेन किए जाते हैं. उसमें डबल एस्पेक्ट दोनों रिकॉर्ड नहीं होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने खर्चा का पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पेमेंट किया, आप सिर्फ कैश मेंटेन कर रहे हो सिंगल एंट्री में, तो आप खाली कैश अपना माइनस कर दोगे बस. ठीक है. सिंगल एंट्री आज सच कुछ काम का है नहीं है इसमें. हमेशा मतलब सारे के सारे बिजनेसेस डबल एंट्री अप्रोच को ही अडॉप्ट करते हैं. काफ़ी मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिलता है उसमें, अच्छे से कंप्लीट रहता है बुक. सिंगल एंट्री क्या है, सिंगल एंट्री में होता क्या है कि आपका बुक्स कंप्लीट भी नहीं रहता है. ठीक है. तो इस वजह से अब क्या कह रहा है कि आपको एनालाइज करना है एंट्रीज को ऑन डबल एंट्री सिस्टम. सबसे पहला क्या अप्रोच है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बताता क्या था, बताता था कि असेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही बताता है. तो अब करना क्या है हम लोग को, उस अप्रोच के हिसाब से अपना एंट्रीज रिकॉर्ड करना है. ठीक है. तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. नाउ एक चीज़ हो, शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था ये चीज़ कि जब आप ऐसे रिकॉर्ड करो ना, तो आपको एसेट्स के नीचे एक एक हेड्स देना पड़ेगा कि क्या है एसेट. अगर कैश है, या फिर अगर आपका फर्नीचर है, या अगर आपका बैंक है, या अगर आपका डेटर्स है, या अगर आपका स्टॉक है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. तो ये सब चीज़ आप इसमें रिकॉर्ड, आपको अलग अलग हेड्स बोल के ये सब चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सिमिलरली लाइबिलिटीज़ के लिए भी क्रेडिटर्स है या लोन है या पेबल्स कुछ भी है, वो सब चीज़ को आपको अलग से वैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से रिकॉर्डेड है. लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं दिया है, बट अगर आप दे दो तो भी बेटर रहेगा. ठीक है ना. पहला एंट्री समझते हैं. साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक 4000. अब यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट क्या होगा पहले उसको समझते हैं. पहला होगा कैश या बैंक आया होगा, दूसरा मेरा कैपिटल बढ़ा होगा. ठीक है. कैश मेरे लिए एसेट है, ये कैपिटल वाले पार्ट में जाता है. दोनों को हम लोग बढ़ा देंगे कितना अमाउंट से, 4000 से. देखो यहाँ पे कैश, पहला ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ा 4, बैंक बढ़ा 4000, कैपिटल बढ़ा 4000. अब इन्होंने क्या अज्यूम किया है कि, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ तो बैंक से ना पैसे इंट्रोड्यूस हुए, तो इस वजह से बैंक बढ़ेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर सोल्यूशन में बैंक को इंक्रीज़ किया गया. ठीक है. सेकंड अगर एडजस्टमेंट, सेकंड एंट्री देखें, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक 200. अब इसमें दो आइटम क्या क्या होंगे, कैश विड्रॉ कर रहे हो ना तो आपका कैश तो बढ़ेगा, बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो आपका बैंक जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है ना. कैश आपका 200 बढ़ा, बैंक आपका 200 माइनस हुआ. ठीक है. अब जब भी आप ये एक एक इक्वेशन, एक डेट क्या एंट्री करते जाओगे, आपका हमेशा असेट लाइबिलिटी कैपिटल, इसका जो इक्वेशन है वो हमेशा मैच करेगा. देखो पहला केस में क्या था, 4000 इक्वल्स 4000, सही है. ठीक है. पहला वाला मैच किया. अब सेकंड में आपको इस 4000 में 200 ऐड करना है, 200 माइनस करना है, तो भी आपका आएगा 4000 ही ना. 4000 इक्वल्स 4000, यहाँ पे तो कुछ है नहीं. ये तो मतलब अभी तो इस यहाँ पे ना लास्ट में दिखाया, देखो बैलेंस या लास्ट में टूल करके इन्होंने दिखाया. ऐसे आप हर एक दिन का भी निकालोगे तो भी आपका एवरी डे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपका असेट इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगा ही आएगा. ठीक है. थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एंट्री देखते हैं. वाई डू आई स्पीक एडजस्टमेंट एवरी टाइम इंस्टेड ऑफ एंट्री, आई डोंट नो. लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई. ठीक है. अब बोल क्या रहा है कि हमने वाई से लोन लिया. यहाँ पे दो अकाउंट्स क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं. देखो आपने जब लोन लिया तो आपको पैसा मिला होगा, पैसा या तो कैश में मिला होगा या तो बैंक में मिला होगा. ठीक है.
अब जिसमें हमें मिला उसका बैलेंस तो बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने लोन लिया है तो आपका तो लाइबिलिटीज भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो 500 से इन्होंने बैंक बढ़ाया। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड है क्या, लोन ऑफ 500 है, आपका अजम्पशन आप कैश लो बैंक लो दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंक बढ़ा दिया 500 से, लाइबिलिटीज अपना 500 से बढ़ा दिया। फोर्थ एंट्री, salaries paid for the month of March 300 and 100 is still payable for the month of March. Now अब इसमें क्या होगा, सैलरी आपने पे किया है, सैलरी पेमेंट क्या होगा तो आपका खर्चा बढ़ा होगा और आपका कैश या बैंक कम हुआ, पहला चीज। दूसरा क्या बोलता है, अब देखो 300 आपने पेमेंट किया, 100 अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझना, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच करते हो ना, इसमें आता क्या क्या है, एसेट इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमने 5 हेड्स पढ़ा था, याद है आपको, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, 2 हेड और था जो कि यहाँ पे कवर्ड नहीं है, इनकम और एक्सपेंस। ये दोनों जो इनकम और एक्सपेंस है सीधे जाके किसको इफेक्ट करते हैं, कैपिटल को। अगर इनकम होगा या इनकम बढ़ेगा तो कैपिटल प्लस होगा, इनकम कम होगा तो कैपिटल माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो कैपिटल कम होगा, खर्चा कम होता है तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। अब सैलरी 300 का जो सैलरी हमने पेमेंट किया है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या हो गया, कैपिटल कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कैपिटल मेरा 300 से कम होगा और कैश में भी तो हमने पेमेंट किया, कैश भी मेरा 300 से कम हो गया। इसमें एक और चीज़ क्या कहता है क्वेश्चन कि 300 में का तो हमने पेमेंट कर दिया बट स्टिल 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी है। नाउ 100 रुपीज़ आपने पेमेंट किया नहीं है, आपको करना है, तो सही हम ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ आपका 100 से बढ़ा। अब ये जो 100 का लाइबिलिटी बढ़ा है ये भी आपके लिए है क्या, खर्चा ही है, सैलरी ही है, सैलरी का ही ना टोटल अमाउंट है। इसमें कहना क्या है, आप कहे क्या है क्वेश्चन, पहले वो समझो। सैलरी टोटल आपका खर्चा था, 400 का एक्सपेंस था, ठीक है। उसमें से 300 का तो मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। बाकी जो 100 था ये पेबल है, ठीक है। ये जो 300 का पेमेंट किया तो मेरा कैश कम हो गया, ये जो पेबल है इससे मेरा जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज कर गया, समझ है। तो जो टोटल खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए वो मेरा 400 का होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे 300 का हमने रिकॉर्ड किया, 100 रुपीज़ से और मेरा कैपिटल फिर हो जाएगा कम, ठीक है। तो अब इसका टोटल इफेक्ट क्या जाएगा, 300 प्लस 100, यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, टोटल 400 लिख लेते हैं। 400 से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, 300 से कैश कम होगा और 100 से लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा। आपको 400 समझ आया ना कि टोटल खर्चा तो मेरा 400 का है ना, उसमें से मैंने पेमेंट भले ही 300 किया हो लेकिन खर्चा तो मेरा 400 का ही हो रहा है, ठीक है। ये रहा 300 से हमने बैंक कम किया, कैपिटल 400 से कम किया और 100 से लाइबिलिटीज बढ़ा दिया, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज 500। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपके 2 अकाउंट्स क्या क्या इफेक्ट होंगे, आप पहले वो समझो। एक होगा आपका कैश, कैश कम होगा, और दूसरा आपका फर्नीचर बढ़ेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दोनों आपका एसेट का पार्ट है, ठीक है। तो आपका 500 जो कि बैंक है, हम हर बार कैश कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हर बार बैंक ले रहे हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 500 बैंक से कम हुआ और यहाँ पे आपका फर्नीचर 500 परचेज हो गया। अब क्या करेंगे, सारे एंट्रीज तो हो चुके हैं, यहाँ पर हम टोटल मैच करेंगे कि जो मेरा इक्वेशन है एसेट इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मेरा मैच करता है कि नहीं वो देखते हैं। अब देखो एसेट साइड का टोटल कितना है, कैश का सबका टोटल 200, बैंक में आप इस सबका प्लस माइनस कर आपको 3500 आएगा, फर्नीचर 500, टोटल आता है इधर 4200। सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड आपका टोटल कितना आ रहा है, कैपिटल का 4000,
और यहाँ 400 आपका कम हो गया है ना, देखो आपका 400 माइनस है, तो 3600 और 600, 4200। एसेट और लाइबिलिटीज दोनों मैच कर गया, क्लियर। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। हमने इतने देर से खाली अभी फर्स्ट पार्ट किया, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, है ना। अब सेकेंड पार्ट क्या बताता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरीके, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं आप, या फिर आप मॉडर्न अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने क्या किया है, इस जो इन्होंने सोल्यूशन बताया है, इसके लिए आपको पहले गोल्डन रूल्स समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार चलते हैं हम गोल्डन रूल्स की तरफ। गोल्डन रूल्स का देखो, ये रूल है आपका, जरा इसमें क्या क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में एक आपका होता है, पहली बात आप समझो, गोल्डन रूल्स में 3 तरीके का अकाउंट होता है। जैसे हमने मॉडर्न में पढ़ा था 5 हेड्स। 5 हेड्स क्या था, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। वैसे गोल्डन अप्रोच में क्या बताता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका खाली 3 क्लासिफाई किया गया 3 तरीके में आइटम्स को। आइटम्स मतलब जैसे रेंट, कैश, एक्सपेंसेस हो गया, कोई परचेज हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट, सैलरी, गिफ्ट, फर्नीचर, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब जो भी आइटम्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, उन सबको खाली 3 मेजर हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। एक हेड है आपका पर्सनल अकाउंट, एक आपका रियल अकाउंट, एक है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले ये रूल समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार समझते हैं कि पहले अकाउंट्स होते क्या है, ठीक है। नाउ अकाउंट्स होते हैं आपके 2 तरीके के, एक है पर्सनल और एक है इम्पर्सनल, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन से रिलेटेड, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स हो गया, बेसिक है ये तो। आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन हो गया, गवर्नमेंट, कंपनीज, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारी चीज़। रिप्रेजेंटेटिव, इसमें एक और आता है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका 4 हेड्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या फिर कैपिटल ड्राइंग्स, ठीक है। अब आप सबसे पहले समझो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, प्रीपेड मतलब क्या होता है। कैपिटल तो आपको मालूम है, जो आपका पैसा लगाया हुआ बिजनेस में, जिसको पूंजी बोलते हैं। ड्राइंग्स में आपको मालूम है कि आप बिजनेस से जो पैसे विड्रॉ करते हो वो होता है ड्राइंग्स। हम सबसे पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट या प्रीपेड अकाउंट, ये 2 नाम का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब आउटस्टैंडिंग मतलब गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग जो टीचर स्कूल में देती थी वो मत समझना, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है वो समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए हुए हो, सबको फॉर मतलब जो भी है, आपका स्कूल सपोज 4 क्वार्टर्स में फीस रिसीव करता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में सारे पूरे साल का फीस पेमेंट कर देते हैं, मतलब 1 2 3 4 पूरा फुल्ली पेड, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, एज ऑन फर्स्ट क्वार्टर अगर देखे तो आज के रेट में मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ का फीस पहले से पेड है, पहले से पेमेंट हो गया ना। इसका मतलब क्या होता है, प्री पेड, ठीक है। ये जो प्री पेड है इसका मतलब यही होता है कि कोई चीज़ का पहले से पेमेंट करना आज आपको लाइबिलिटी नहीं है। आप जब एडमिशन करा रहे हो स्कूल में, आपको खाली उस टाइम फर्स्ट क्वार्टर का फीस पेमेंट करना है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का नहीं। लेकिन आज अगर आपने पहले ही पेमेंट कर दिया तो आपके लिए क्या है, आपके लिए अच्छा ही है ना, कि आपको अब उसका पेमेंट नहीं करना, आपको खाली उससे एडवांटेज उठाना है। या ये भी छोड़ो, इससे अच्छा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप फ़ोन का रिचार्ज कराते हो, ठीक है। फ़ोन का रिचार्ज में एक सेकेंड, फ़ोन का रिचार्ज कराते हो आप, ठीक है। सपोज आप अभी खाली 3 मंथ्स का रिचार्ज कराते हो, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ठीक। 4 बार आपको रिचार्ज कराना पड़ता होगा साल में, ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर में ही फर्स्ट एक मतलब पहला जो बिल ड्यू हुआ उसमें ही अगर आपने आगे का सारा बिल्स का पेमेंट कर दिया,
आपके लिए क्या ये अच्छा बात है या ख़राब बात है? आपका जो लायबिलिटी है जो कि फ्यूचर में होगा, अगर आप उसका सर्विस लेते हो उस नेटवर्क का, तब आपको पेमेंट करना है, आपको तो ऐसे पेमेंट करना नहीं है। तो जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना था उसका पेमेंट आपने आज ही कर दिया, आपके लिए एक असेट है, ठीक है। अगर इसी का दूसरा अब इसमें बताऊं, ये आप अपने साइड से देख रहे हो, आपके लिए ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि अब आपको खाली आराम से बैठ के नेटवर्क का, सर्विसेज का लाभ उठाना है, प्रॉफिट उठाना है खाली, ठीक है, मतलब सर्विसेज एंजॉय करना है। अब मैं सर्विस कंपनी, फॉर एग्जांपल जियो, मैं जियो की तरफ से बात करती हूँ। जियो ने पैसे रिसीव किए होंगे आपसे एक बार में चारों क्वार्टर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जियो को के लिए ये बोझ है, लाइबिलिटी, क्यों? उसने पैसे तो एडवांस में रिसीव कर लिए, अभी उसने सर्विस देना है, ठीक है। तो प्री पेड बोलने का मतलब क्या होता है कि आपने पहले पेमेंट किया, या प्री रिसीव्ड अगर मैं बोलूँ तो सामने किसी ने पहले रिसीव किया। अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया, जो चीज़ करना था उसके पहले भी अगर आपने पेमेंट कर दिया, वो आपके लिए एसेट है। अगर आपने पहले ही रिसीव कर लिया और आपने गुड्स और सर्विसेज नहीं दिया सामने पार्टी को, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग बोलने का मतलब क्या होता है, अब आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सैलरी का पेमेंट करना होता है मेरे बिजनेस के लिए एवरी लास्ट डे ऑफ द मंथ में, ठीक है। अप्रैल आया, अप्रैल में अगर 30 अप्रैल, जैसे भी मार्च है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्च चल रहा है, मार्च 31 आएगा, मुझे अपने स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी का पेमेंट करना होगा, ठीक है। इन केस मैं 31 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाती हूँ, उन्होंने मुझे 1 मार्च 31 मार्च फॉर अ फिक्स पीरियड, 1 महीने के लिए सर्विस दिया, मुझे उसका पेमेंट करना चाहिए था, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं है। मैंने खर्चा करवा, मतलब मेरा खर्चा इनकर हो चुका है, मैंने सैलरी का सर्विसेज ले लिया, अब मुझे करना है पेमेंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि आपका खर्चा ड्यू हो गया है पर आपने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। इट मीन्स कि आपके लिए लाइबिलिटी है और आपको इसका पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा। क्लियर? आउटस्टैंडिंग का मतलब और प्रीपेड का मतलब समझ आए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है, ये हमने अभी पहले पढ़ा पर्सनल अकाउंट्स में। पर्सनल अकाउंट्स के 3 हेड्स क्या थे? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स का। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या हो गया? वो अकाउंट्स जो कि पर्सनल नहीं होते। इसमें आते 2 तरीके के अकाउंट्स बेसिकली, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स क्या होता है? आपका हर असेट, अकाउंट्स विच रिलेट टू असेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट। इट मीन्स कि हर असेट, जैसे कि आपका लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब होता है आपके लिए रियल अकाउंट्स, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड्स आपका सारा खर्चा, आपका सारा इनकम्स, आपका सारा प्रॉफिट्स, आपका सारा लॉसेस, आपका सारा गेन्स, सब चीज़, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, सैलरी अकाउंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्पररी। अब जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या समझा था कि अगर एसेट इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कह रहा है, इट मीन्स कि जो इनकम है और जो एक्सपेंस है वो सब मेरा उठ के कैपिटल अकाउंट में चल जाता है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट तो सारा इनकम और एक्सपेंस इंक्लूड करता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का जितना भी बैलेंसेस होगा वो सब उठ के सीधे कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, क्यों? इनका जितना भी बैलेंसेस होगा उसको तुम ट्रांसफर कर देंगे ना, इस वजह से, ठीक है। नाउ आपको दोनों टाइप का अकाउंट समझ आया, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है। पर्सनल आपको समझ आया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। इम्पर्सनल में क्या क्या होते हैं? नॉन पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं, उसमें रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट सारे एसेट्स बताते हैं, नॉमिनल अकाउंट आपका सारे एक्सपेंसेस बताते हैं। 3 अकाउंट्स क्या क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब हमें उन तीनों अकाउंट्स के लिए रूल्स पढ़ना है। रूल्स कैसे? देखो, जब आपने मॉडर्न अप्रोच सीखा था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें हमने 5 हेड्स देखे थे, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। उसमें क्या बताया था मैंने? असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। ऐसे ऐसे मैंने रूल्स बताया था कि कब ये आइटम डेबिट होगा, कब ये आइटम क्रेडिट होगा,
याद है? वैसे ही अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे अलग ही रूल्स है। देखो, अगर आपको दोनों अप्रोच नहीं समझना, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, कंफ्यूजन होगा, लेकिन जिन्हें समझना मैं उनके लिए समझा रही हूँ कि हाँ, एक और चीज़, ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न अप्रोच से भी हो सकता है, लेकिन सिंस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच से करना, तो आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउ रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मतलब कि जो रिसीव कर रहा है उसे आप डेबिट करो, जो दे रहा है उसे आप क्रेडिट करो। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है? एसेट्स वाला पार्ट, कि जब आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो जो आता है उसे आप डेबिट करो, जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट करो। जो एसेट आए उसे डेबिट करना, जो एसेट जाए उसे क्रेडिट करना। क्लियर? नेक्स्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। ये क्या बताता है? हर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप डेबिट करोगे, हर इनकम्स एंड गेन्स को आप क्रेडिट करोगे। इतना आपको समझ है? नाउ अब आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन 4 की तरफ। ठीक है, साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक। बैंक आपके लिए एसेट है। ठीक है, एसेट आ रहा है आपके बिजनेस में, आप बैंक को डेबिट करोगे। एक और क्या कहा था? अब देखो, इसमें दूसरा आइटम क्या? कैपिटल। कैपिटल आपका आता है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आर्टिफिशियल अकाउंट आप बोल सकते हो। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पैसे आपके बिजनेस में आए तो कोई आपको दे रहा होगा ना, कैपिटल क्रेडिट होगा इस वजह से। ठीक है, ना देखो यहाँ पे क्या किया है एनालिसिस में, बैंक हैज रिसीव्ड द मनी, ओनर हैज गिवन बैंक बैलेंस। ठीक है, दो अकाउंट्स क्या क्या? बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, बैंक यू कैन कंसिडर एज एन रियल अकाउंट ऑल्सो। ठीक है ना, अगर आप पर्सनल अकाउंट कंसिडर करते हो तो उसके हिसाब से भी अगर आप रूल्स लगाते हो तो आपका आंसर टैली ही करेगा यहाँ पर भी। ठीक है, अगर मैंने बैंक को रियल अकाउंट कंसिडर किया तो वहाँ पर मैं बैंक को एसेट की तरह कंसिडर कर रही हूँ, और एसेट आएगा तो मुझे डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ पे मैं बैंक को डेबिट करूँगी। अगर पर्सनल अकाउंट की तरह आप कंसिडर करते हो तो भी आपका चलेगा, क्योंकि आपका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर भी है, तो जो रिसीव कर रहा है बैंक उसे आप डेबिट कर देना। दोनों ही तरीके से आप अगर इंटरप्रेट करते हो, आपका आंसर तो मैच ही करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट द गिवर बोल के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश आपका रियल एसेट है, रियल अकाउंट है, बैंक आपका रियल अकाउंट है। क्लियर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रियल, बैंक पर्सनल। यहाँ पे ना हर जगह बैंक को पर्सनल अकाउंट की तरह कंसिडर कर रहा है और फिर एंट्रीज ले रहा है। ठीक है, तो डेबिट कैश, क्रेडिट बैंक। एक बार हम लास्ट में ऊपर जाकर चेक भी कर लेंगे कि बैंक को क्या कंसिडर करता है, क्यों, मतलब क्यों किस में कंसिडर करके इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, लोन फ्रॉम वाई 500। अभी इस क्वेश्चन के लिए वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग कि बैंक एक रियल अकाउंट है। क्लियर? नाउ लोन लोन लिया हमने वाई से, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे लोन हमें मिला है तो किसी ने तो दिया होगा ना, कोई तो दे रहा है ना, गिवर है, उसीलिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट द गिवर, वाई लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक पे पैसे आए, बैंक रिसीव करता है, अगर पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, तो इसीलिए हमने बैंक को कर दिया डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दिया। क्लियर? सैलरी पेड 300 एंड स्टिल पेबल 100। नाउ खर्चा आपका सैलरी 400 का था टोटल। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए हमने सैलरी को कर दिया डेबिट। नेक्स्ट, बैंक से आपने पेमेंट किया 300 का, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लास्ट यहाँ पे एक और चीज़ क्या था? सैलरी आउटस्टैंडिंग था आपका, क्योंकि आपने पेमेंट किया नहीं है, आपने फ्यूचर में पेमेंट करना है। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग टर्म जो था वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में था। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? क्रेडिट द गिवर, आपको उधारी मिला सैलरी आउटस्टैंडिंग के लिए,
किसी ने तो दिया ना आपको उधारी, ठीक है। तो वो जो उधारी मिला है आपको, वो उसीलिए हम उसमें क्या रूल अपना रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, और आपने ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दिया। क्लियर। लास्ट एक और एडजस्ट एंट्री था ना, हाँ, फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर एसेट रियल अकाउंट है। अगर आपने बैंक से पेमेंट किया, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आपका आ रहा है, इसीलिए आपने इसे डेबिट कर दिया। क्यों, रूल कहते हैं कि जो आएगा उससे आप डेबिट करो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, बैंक ने पैसे दिए ना, बैंक आपके लिए पर्सनल अकाउंट है, आपके पैसे दे रहा है, बैंक इज गिविंग। रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए आपने बैंक जो पर्सनल अकाउंट है उसे आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब एक काम करते एक बार हम ऊपर यहाँ पे देखिए एक बार, बैंक सी कैश एंड बैंक को इन्होंने रियल, यहाँ पे तो रियल बोलते हैं और नीचे आंसर में आपका पर्सनल के हिसाब से आंसर किया है। आप दोनों में से किसी के भी हिसाब से आंसर करो, आपका आंसर मैच ही करेगा। लेकिन सिंस आईसीआई ने इसे पर्सनल अकाउंट कंसिडर करके आंसर दिया है, तो अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप हमेशा बैंक को पर्सनल कंसिडर करना और आंसर दे देना। अब इसमें दिक्कत का तो ऐसा कोई बात है नहीं। क्यों, क्योंकि आपका आंसर तो आप पर्सनल मानो या रियल मानो, आपका आंसर तो सेम ही आया ना, इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। इलस्ट्रेशन 4, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।